तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का और डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस का। क्योंकि ये देखा गया था कि जो लाइट है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर रही थी। कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव कर रही थी और कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी। तो लुइस डी ब्रोगली ने कहा कि ये केवल लाइट ही नहीं है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर होगा वो भी दोनों तरह से बिहेव करेगा। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और अपने साथ एक वेव को भी एसोसिएट करेगा, वेव की तरह भी बिहेव करेगा वो। तो फिर डेविसन जर्मर, ये बात तो बहुत पहले से एक्सपेरिमेंट चल रहे थे इस संदर्भ में, ये प्रूव करने के लिए कि पार्टिकल वाकई में क्या वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, मटेरियल पार्टिकल क्या वाकई में वेव की तरह व्यवहार कर सकता है। तो बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे थे इस फील्ड में ये प्रूव करने के लिए। तो जो फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जो पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, वो डेविसन और जर्मर ने किया था सन 1927 में। सी डेविसन था और एल जर्मर था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के कारण डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाया था, इलेक्ट्रॉन से बनने वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न। जबकि सबको पता है कि डिफ्रैक्शन केवल वेव बना सकती हैं, डिफ्रैक्शन फिनोमेना प्योरली वेव का फिनोमेना है। तो इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स लिए और किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे जहाँ वेव डालनी चाहिए थी, वेव डालने पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता, वहाँ पे वेव ना डाल के इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए और उन्हें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल गया। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था जिसने दिखाया था कि पार्टिकल्स भी वेव की तरह व्यवहार करते हैं। सो दैट वाज परफॉर्म्ड बाय डेविसन एंड जर्मर इन 1927। और उसके कुछ महीनों बाद ही, उसी ऑलमोस्ट उसी समय, 1-2 महीने में, जीपी थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था और उसने भी पार्टिकल्स से यानी इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑब्टेन किया था। इसीलिए डेविसन और जीपी थॉमसन को नोबेल प्राइज़ मिला था डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के लिए। अभी हम इसे बाद में डिस्कशन करेंगे, इसका मैंने आपको कंटेंट भी भेजा था थोड़ा सा। तो अब आगे देखते हैं। तो डेविसन जर्मर ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चलते हैं उनके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो ये जो वेवलेंथ आ रही थी इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्डा, ये ऑलमोस्ट एक्सरे की वेवलेंथ आ रही थी। एक्सरेज क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। एक्सरेज की वेवलेंथ आ रही थी। और एक्सरेज क्या थी? वेव। और एक्सरेज डिफ्रैक्शन फिनोमेना दिखाती थी, डिफ्रैक्शन फिनोमेना दिखा रही थी। किस में दिखा रही थी? क्रिस्टल लैटिस में। क्रिस्टल की भी आपको जानकारी होगी। क्रिस्टल जो होता है वो ऐसे ऐसे लैटिस पॉइंट से मिलकर मान सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स बना दीजिए। ऐसे मैं बना रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस पे, इसी के नीचे बना देते हैं, इस तरह से पॉइंट्स बना देते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे ऐसे पॉइंट बना रहे हैं हम। ये गोल पॉइंट है, इनफैक्ट ये वैसे ऐसा बनना है, बिल्कुल गोल मान लीजिए ना। ऐसे ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट बना रहे हैं। यही पैटर्न क्या होगा? 3 डायमेंशन रिपीटेशन होगा इसका। तो ये क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह का होता है। तो जो 2 लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट पे हो गया, एक लैटिस पॉइंट हो गया 2, 1, 2, इनके बीच में जो गैप होता है वो एक्स रेज की वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। क्या होता है? एक्स रेज की वेवलेंथ के कंपेरेबल। अब आपने डिफ्रैक्शन फिनोमेना, आप डिफ्रैक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डिफ्रैक्शन में होता क्या बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। डिफ्रैक्शन में क्या होता है अभी दिखाते हैं। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? एक स्लिट होती है, सिंगल स्लिट, ये स्लिट होती है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पढ़ चुके हैं, डिफ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं आप, 11th-12 में पोलराइजेशन भी पढ़ चुके हैं, आप सब पढ़ चुके हैं। तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है? एक सिंगल स्लिट होती है। ये स्लिट माने खाली जगह, छोटी सी खाली जगह, और लाइट जैसे हम डाल रहे हैं इस पर, तो लाइट जो बाकी समय तो रुक जाएगी, कहाँ की लाइट निकलेगी?
इधर से निकलेगी और इसके बीच में से लाइट निकल जाएगी, क्योंकि खाली जगह स्लिट है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है, यहाँ पे स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन फिनोमेना कब मिलता है? जब ये स्लिट की चौड़ाई, ये जो स्लिट थी, मैं गोला लगा दिया स्लिट पे, स्लिट की चौड़ाई जो थी, स्लिट की विड्थ जो थी, वो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होती है। अगर स्लिट की चौड़ाई जो होगी, जो लाइट डाली जा रही है, उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में होगी। उसके वेवलेंथ के कंपैरिजन में होने का मतलब ऐसा ना हो कि वेवलेंथ तो 1 यूनिट की है और स्लिट की चौड़ाई 100 यूनिट या 1000 यूनिट। इट इज़ कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ, ऑलमोस्ट पास में उसके। तो अगर कंपेरेबल है तो स्क्रीन पे क्या मिलता है? डिफ्रैक्शन फिनोमेना मिलता है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो दो लेटिस पॉइंट है, अभी हमने लेटिस पॉइंट बनाया था, मैं दूर दूर बना देता हूँ। ये दो लेटिस पॉइंट है, ये 1 है लेटिस पॉइंट, 2 है। इसी तरह का रिपीटिशन होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ऐसे लेटिस पॉइंट्स का एक आगे और बना दिया मैं, 3 ऐसे नीचे होते हैं। तो दो लेटिस पॉइंट के बीच में जो गैप होता है, ये गैप जो होता है एक्स रेस की वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। तो क्रिस्टल लैटिस कैसे काम कर रहे हैं? क्रिस्टल लैटिस कैसे काम कर रहे हैं? फिर बहुत अच्छा है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक्स रेज आपने डाली, यहाँ पे एक्स रेज आपने डाली, तो यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ रुक जाएगी, फिर लैटिस पॉइंट है कितने हिस्से में से निकलेगी? इस हिस्से में से। ये स्लिट की तरह काम कर रहा है इससे पूरा, यहाँ से यहाँ तक स्लिट की तरह काम कर रहा है। ये खुला हुआ हिस्सा है और बाकी रुक जाएगी। और इस स्लिट की विड्थ कितनी है खाली जगह की, जो बीच में एक्स रे निकल सकती है? इसकी एक्स रेस की वेवलेंथ के कंपेरेबल है एक्स रेस की वेवलेंथ। इसलिए क्रिस्टल से एक्स रे का डिफ्रैक्शन फिनोमेना हो जाता है। ये वेल एस्टेब्लिश्ड है, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं इस पर। तो हमारी बात ये क्यों आई? तो डेविसन जर्मन ने सोचा कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है, उसकी वेवलेंथ एक्स रेस की वेवलेंथ के ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को क्रिस्टल पर डालें, तो जिस तरह से एक्स रेस से डिफ्रैक्शन मिल रहा था, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन से भी डिफ्रैक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ सेम है। एक्स रेस की जितनी वेवलेंथ है, उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ है। तो इन्होंने यही प्रैक्टिकल किया, इन्होंने 1927 में प्रैक्टिकल किया। इसमें 1927 में सी डेविसन और एल जर्मन ने प्रैक्टिकल किया। ये दोनों अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। और देखो इसमें लिखा है ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली जीपी थॉमसन ने किया था। ये प्रैक्टिकल किया, डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया। तो इसने किया क्या? डेविसन और जर्मन ने किया क्या? डेविसन जर्मन ने एक इलेक्ट्रॉन गन ली, ये आपको इस चित्र में दिख रही है साइड में। यह इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन माने तो आपको पता है गन जिसमें से गोली निकलती है, ये इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गन है। तो इलेक्ट्रॉन गन माने का मीनिंग हुआ जिसमें से गोली की जगह क्या निकले? इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो इलेक्ट्रॉन गन कुछ इस तरह की होती है, ये आगे से पतली पीछे चौड़ी बना रखी है, ऐसे बना रखी है कुछ इस तरह से आपके। ये सपोज ओपनिंग हो गई, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं और यहाँ पे एक फिलामेंट लगा देते हैं। फिलामेंट होता है ना जो बल्ब में होता है, हीटिंग फिलामेंट, इस तरह का, या फिलामेंट लगा देते हैं। जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट होता है। ये मैं इलेक्ट्रॉन गन की बात बता रहा हूँ जो ऊपर छोटी सी बना रखी है इन्होंने। ये क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट मीन्स हीटेड फिलामेंट, जो गर्म होता है फिलामेंट। जब ये गर्म होता है तो इससे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, और जब इससे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, इसमें ऊपर यहाँ पे तो पॉजिटिव कर देते हैं, और मैं उल्टा बना गया, नीचे पॉजिटिव कर देते हैं और ऊपर कर देते हैं नेगेटिव। अभी यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ना। यहाँ पे तो कर देते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। देखो मैं लेफ्ट में नेगेटिव बना दिया मोटा सा साइन, और इस पर क्या कर देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं, कैथोड और एनोड की तरह। तो अगर इस हीटेड फिलामेंट्स में से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, ये निकला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन निकला एक, मैं नीचे बनाया, दूसरा निकला इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ, नीचे की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो ये नीचे की तरफ मूव करके इससे बाहर आ जाएंगे छेद से। यही इलेक्ट्रॉन गन होती है कि पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन हीटेड फिलामेंट में से निकलेंगे
और पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण नीचे की तरफ वेलोसिटी एक्वायर करेंगे और नीचे से निकल जाएंगे तेज़ी से, ओपनिंग में से निकल जाएंगे, खाली जगह में से निकल जाएंगे इसमें। तो ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन हो गई। इसमें से क्या निकला है यहाँ से नीचे, यहाँ से क्या निकल रहा है, ये यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल के, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसमें से, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और नीचे से कर रख दिया निकल क्रिस्टल। ये जो डिज़ाइन दिखा रखा है निकल क्रिस्टल का दिखा रखा है। आप सिंपल दिखाएंगे ब्लॉक डायग्राम दिखा देंगे ऐसे, निकल क्रिस्टल को आप ऐसे दिखा देंगे, आप दिखा देंगे निकल क्रिस्टल को ऐसे लाइन बना के, ये निकल क्रिस्टल है। तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा, आपका डायग्राम बनेगा इस तरह से, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन गन हो गई, इसकी ओपनिंग हो गई, यहाँ लिख देंगे आप इलेक्ट्रॉन गन, फिर इसमें से आप इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, नीचे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, और यहाँ पे था निकल क्रिस्टल, यहाँ पे आप निकल क्रिस्टल लिख देंगे, ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना देंगे ऐसे, इसे दिखा देंगे आप निकल Ni क्रिस्टल। और फिर इससे टकरा के इलेक्ट्रॉन्स वेरियस डायरेक्शंस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे और तरह तरह के दूर से डायरेक्शंस में जाते रहेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक यहाँ पे हम लगा देंगे डिटेक्टर, और ये डिटेक्टर क्या होगा, ये मूव कर सकता होगा चारों तरफ, ऐसे 360 डिग्री मूवमेंट हो सकता होगा, इसके चारों तरफ मूव कर सकता होगा, डिटेक्टर को चारों तरफ मूव करवा सकता है 360। जैसे इस फिगर में बना हुआ डिटेक्टर, तो डिटेक्टर ये ऐसे मूव कर सकता है 360 डिग्री इस निकल क्रिस्टल के चारों तरफ। इससे क्या फ़ायदा होगा, हर एंगल पे हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन गन हो गई, ये इलेक्ट्रॉन गन हो गई, इलेक्ट्रॉन निकले इससे, इलेक्ट्रॉन इधर आया, निकल क्रिस्टल पर पड़ा नीचे, और इससे क्या होगा, स्कैटर्ड होकर चला गया किस एंगल पे, फाई एंगल पे। फाई एंगल जो था इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। डिटेक्टर को अगर यहाँ रख लेंगे, नीचे रख लेंगे डिटेक्टर को, तो फाई एंगल की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, बड़ी वाली, और नीचे ले आएंगे तो फाई एंगल की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। डिटेक्टर अगर और नीचे आ जाएगा यहाँ पे तो फाई एंगल, डिटेक्टर को बिल्कुल इस लाइन पे ले आएंगे तो फाई एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। डिटेक्टर को बिल्कुल यहाँ पे ले आएंगे तो 90 डिग्री के आसपास वो 0 डिग्री हो जाएगी नीचे, और ऊपर 90 डिग्री के आसपास हो जाएगी। तो फाई की वैल्यू देखें कैसे हो गई, डिटेक्टर से यहाँ था, सपोज फाई की वैल्यू यहाँ पे सपोज 45 डिग्री थी, यहाँ ले आएंगे डिटेक्टर तो हो सकता है 60 डिग्री हो जाए टोटल फाई की वैल्यू। यहाँ पे अगर डिटेक्टर आ जाता है तो हो सकता है फाई की वैल्यू कितनी हो जाए 60 डिग्री, और नीचे ले आएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस तरह से। तो हो क्या रहा था, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है जो स्कैटर्ड हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड हो रहे हैं, वो जो है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और स्कैटरिंग एंगल के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्या देखो, क्लासिकल फिजिक्स प्रेडिक्ट्स that the scattered electrons would be detected in all directions and the number of electrons scattered in any direction would be independent of scattering angle and the initial energy of the incident electrons। ये लाइन, ये नीचे की लाइन हटा रहा हूँ, देखिए यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है, यहाँ से और यहाँ तक, ये यहाँ तक। क्या कह रही है क्लासिकल फिजिक्स, इसे समझने की कोशिश करिए। क्लासिकल फिजिक्स इस चित्र में देखते हैं, ये चित्र है। क्लासिकल फिजिक्स कह रही है कि डिटेक्टर चाहे इस पोजीशन में हो, जिस पोजीशन में रखा है, मान लो डिटेक्टर यहाँ पे है, मान लो डिटेक्टर यहाँ पे रखा है, डिटेक्टर चाहे आप यहाँ ले आइए, चाहे आप यहाँ ले आइए, चाहे डिटेक्टर यहाँ ले आइए, किसी पोजीशन में ले आइए, चाहे यहाँ ले आइए। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि हर पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो पहुँच रही है डिटेक्टर तक वो समान होनी चाहिए। यानी हर एंगल पे ये जो एंगल है ये घूम रहा है 360 डिग्री जो घूम रहा है, डिटेक्टर 360 डिग्री घुमा सकते हैं हम इसके चारों तरफ, ऐसे 360 डिग्री जो डिटेक्टर हम घुमा सकते हैं,
तो इस एंगल के डिटेक्टर का जो एंगल है, ये जो डिटेक्टर घूम रहा है ऐसे इसके साथ में, इस एंगल के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, चाहे डिटेक्टर ये हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, जो इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर तक पहुँच रहे हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है। दूसरा क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गन से निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और सपोज यहाँ जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ये वाला आपतित इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी एनर्जी जितनी भी हो, इसकी एनर्जी चाहे कितनी भी हो, इस एनर्जी के भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसकी संख्या, डिटेक्टर पर पहुंचने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चाहे इसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, चाहे इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, चाहे इसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, चाहे इसकी एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ये जो डिटेक्टर है इसके हर एंगल पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होनी चाहिए। तो किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होगी, डिटेक्टर पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इंडिपेंडेंट होगी और एंगल फाई के इंडिपेंडेंट होगी। ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है, जो कि अभी मैंने मार्क किया था आपको, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक। लेकिन डेविशन जर्मन ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या किया, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी बदली। ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था, ये इनकी एनर्जी बदली। एनर्जी कैसे बदल सकता है, नीचे पॉजिटिव पोटेंशियल था, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल था, ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल था, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल को क्या कर दो, डिफरेंस बढ़ा दो, तो इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से एक्साइट होंगे ना। पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करेगा फिर उसकी तरफ, और उसी स्पीड से बाहर निकलेगा, तेज़ स्पीड से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और फाई दोनों पे डिटेक्टर में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर कर रही थी। डेविशन जर्मन ने क्या ऑब्जर्व किया कि डिटेक्टर पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिटेक्टर के एंगल यानी फाई और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी दोनों पर डिपेंड कर रही थी। और उन्होंने, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे वोल्टेजेस के लिए जो ये इलेक्ट्रॉन गन मैंने अभी बनाई थी ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन गन बनाई थी, आपको ध्यान है, अभी ऐसे बनाई थी। यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया था, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाया था, और यहाँ पे एक फिलामेंट लगाया था ऐसे करके, हीटिंग फिलामेंट लगाया था। ये इलेक्ट्रॉन गन बनाई थी ना ऐसे करके, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे यहाँ पे पॉजिटिव तरह एक्साइट होके, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे यहाँ से। तो उन्होंने क्या देखा, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे जब उन्होंने 54 वोल्ट रखा और वेरियस एंगल्स पे 54 वोल्ट रखा और डिटेक्टर को वेरियस एंगल पे घुमाया। डिटेक्टर यहाँ था ना ऐसे, डिटेक्टर यहाँ था और डिटेक्टर कैसे घूम रहा था, ऐसे करके ऐसे घूम रहा था 360 डिग्री, और डिटेक्टर को वेरियस एंगल्स पे घुमाया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये भी डिफरेंट लिया। सपोज पहले 1 वोल्ट लिया, 2 वोल्ट लिया, 3 वोल्ट लिया, 5 वोल्ट लिया, 10 वोल्ट लिया, और डिटेक्टर के से हर एंगल पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की मेज़र करी, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो 54 वोल्ट जब इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस लिया, तो 54 वोल्ट पे और हर एंगल पे क्या किया, इंटेंसिटी मेज़र किया 54 वोल्ट पे। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन का 54 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, यानी 54 वोल्ट पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एक्सेलरेट किया। जब भी कोई चार्ज Q किसी पोटेंशियल V से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी पोटेंशियल, उसकी काइनेटिक एनर्जी QV हो जाती है। ये मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में ढंग से। आप लोग मेरे पुराने लेक्चर्स ढंग से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो उन्होंने 54 वोल्ट लिया। 54 वोल्ट पर उन्होंने क्या किया, पहले डिटेक्टर को यहाँ रखा, इस एंगल पर 0 एंगल पर रखा, ये 90 डिग्री एंगल है फाई। फिर डिटेक्टर को यहाँ लिया है तो ये हो गया 80 डिग्री। फिर डिटेक्टर को और ऊपर लिया है तो वो सपोज 70 डिग्री हो गया, और ऊपर लिया है 60 डिग्री हो गया, और ऊपर लिया है, ऐसे करके लाते रहे। तो ये डिटेक्टर जब यहाँ लाए तो 50 डिग्री एंगल था। तो 50 डिग्री एंगल पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे थे। यानी किस चीज़ पे, दो चीज़ हो गई। एक तो 54 वोल्ट जब उन्होंने लगाया इलेक्ट्रॉन गन में पोटेंशियल डिफरेंस, और जब एंगल क्या लिया, 50 डिग्री लिया, फाई एंगल 50 डिग्री।
तब इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा आ रही थी, यानी डिटेक्टर पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे यहाँ पे। तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट कर लिया कि यहाँ पे इंटेंसिटी एक एंगल पे 0 डिग्री पे कितनी आई, 0 आई, फिर 2 डिग्री पे कितनी आई, 2 डिग्री, यहाँ कहीं था 2 डिग्री, तो 2 डिग्री पे इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा आई, फिर और बढ़ गई, फिर सपोज 20 डिग्री पे इंटेंसिटी यहाँ आ गई, फिर 30 डिग्री पे यहाँ आ गई, 40 डिग्री पे आ गई। देखो 20 डिग्री पे इंटेंसिटी है, 30 पे है, 40 पे है, इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है ना इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी के पॉइंट आगे बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है। तो 50 डिग्री पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा आई, 54 वोल्ट और 50 डिग्री पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा आई। ये केवल तभी हो सकता था जब जो उस पर पड़ रहा है, किस पर, निकल क्रिस्टल पे। फिगर दिखा रहा हूँ मैं दोबारा आपको। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया, 54 वोल्ट बेटा। और ये एंगल कितना था जब 50 डिग्री था, 54 वोल्ट पे जब 50 डिग्री एंगल था, तब इस डिटेक्टर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, तो उन्हें इस तरह का ग्राफ मिला। और ये केवल तभी संभव था जब निकल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन्स ना डाल के वेव डाली जाए, क्योंकि अगर पार्टिकल डाले जाएंगे तो उनकी स्कैटरिंग इक्वल होनी चाहिए सब जगह। अगर उनकी स्कैटरिंग हो रही है तो ये तो कुछ और फिनोमेना था, स्कैटरिंग नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने कहा जिसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किस लिए एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कहा था जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस है, 2 पॉइंट्स है क्रिस्टल लैटिस, इनके बीच का, यहाँ उन्हें हम क्या डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम कर रहे हैं, और इन्हें जो ओपनिंग स्पेस मिल रहा है ना, थोड़ा सा ये ओपनिंग मिल रही है, खाली जगह, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकलेंगे। तो स्लिट की तरह काम कर रहा है ये छेद कौन सा काम कर रहा है, 2 लैटिस पॉइंट्स के बीच का छेद क्या किसकी तरह काम कर रहा है, स्लिट की तरह काम कर रहा है। ये स्लिट की तरह काम कर रहा है 2 लैटिस पॉइंट्स के बीच में। ये एक लैटिस पॉइंट है और एक लैटिस पॉइंट ये है, इनके बीच में छेद है, ये स्लिट की तरह काम कर रहा है। तो देखो ऐसा समझ, लैटिस पॉइंट मैं अब वर्टिकल रख लेता हूँ, ये वर्टिकल मैंने लैटिस पॉइंट 2 रख लिया, और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इस छेद की तरह काम कर, तो छेद वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और ये जो 2 लैटिस पॉइंट्स के बीच का स्पेस है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना ऊपर से, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ के इक्विवेलेंट है, इसलिए यहाँ पे सामने डिफ्रैक्शन फिनोमेना मिलेगा। अगर सामने हम स्क्रीन लगा दें तो इस स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन फिनोमेना मिलेगा। तो यही हो रहा था। तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए ब्रैग्स लॉ देखा, क्योंकि एक्स रेस का डिफ्रैक्शन फिनोमेना में ब्रैग्स लॉ लगाते हैं। ब्रैग्स तो पता ही है आपको, ब्रैग्स लॉ होता है 2D sin थीटा = n लैम्डा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं इम्पोर्टेंस से। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ब्रैग्स लॉ लगा के देखा जाए क्या कंडीशन आती है। तो ठीक है, उन्होंने ब्रैग्स लॉ के लिए एक चित्र और दिखा देता हूँ मैं, एक चित्र और दिखाता हूँ मैं। ये था बेटा, इनफैक्ट देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन थी ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन गन थी, इसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, और नीचे निकल क्रिस्टल था, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे आ रहे थे, यहाँ टकरा रहे थे नीचे, और यहाँ स्कैटर्ड हो रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे क्या था, डिटेक्टर, यहाँ पे डिटेक्टर। ये वही वाली फिगर है ऑलमोस्ट ब्लॉक डायग्राम में। ऊपर इलेक्ट्रॉन गन, नीचे निकल क्रिस्टल, ये नीचे निकल क्रिस्टल है, ये वाला, ये लिखा है क्रिस्टल, लिखा है देखो क्रिस्टल, ये निकल क्रिस्टल है, और इससे स्कैटर्ड होकर लाइट ऐसे जा रही है। ओ एक्सरेज क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि इस पर ब्रैग्स लॉ लगाते हैं। तो ब्रैग्स लॉ लगाने के लिए 2D sin थीटा = n लैम्डा लगाना होता है। तो इन्होंने क्या किया, जब भी एक्सरे में होता है तो इनफैक्ट अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ से स्कैटर्ड होकर ऐसे जा रहा है, तो लैटिस प्लेन्स जो होंगे वो कायदे से इन लैटिस प्लेन्स से होगा, इससे परपेंडिकुलर, ऐसे इससे रिफ्लेक्ट होगा ये। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर स्मूथ सरफेस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से ऐसा आ रहा है और इधर रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, लौट रहा है, इसका मतलब इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ है।
तो इसका मतलब उसके लैटिस में लेयर्स कैसे थी, इस तरह से थी। निकल क्रिस्टल में लेयर्स ऐसे होंगी, या आप ऐसे मान लो कि नीचे निकल क्रिस्टल है, मैं मान लेता हूँ ये निकल क्रिस्टल यहाँ रखा है, निकल क्रिस्टल, ये निकल क्रिस्टल में अपना डायग्राम अलग बना रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन गन से ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रॉन। मैंने सपोज इलेक्ट्रॉन गन यहाँ मान ली, यहाँ पे थी इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, तब ये इस प्लेन से रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर पुराने वाले डायग्राम को देखें तो हमने ऊपर लिया इलेक्ट्रॉन गन को, सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड ले रहे हैं, और इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर डिटेक्टर पा रहा है, तो ये इस प्लेन से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। एक ही बात है, आप इलेक्ट्रॉन गन ऐसे बना लो जैसे मैंने बनाई, ये इलेक्ट्रॉन गन बना दी, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ आया और ये निकल क्रिस्टल पर आया, तो निकल क्रिस्टल का ये वाला प्लेन होगा सीधा सीधा ऊपर वाला जो मैंने मोटा सा बना दिया, इससे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये एंगल था 50 डिग्री इंसिडेंट डायरेक्शन में और रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में 50 डिग्री। जब ये 50 डिग्री है तो ये और ये कितने होंगे, ये दोनों 65 होंगे, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होना है, तो 65 होंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना है, तो इस तरह से होगा। तो वही डायग्राम बना रखा है। अब ऊपर की थ्योरी दोबारा दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह का देखो डायग्राम मिला, किस पे मिला ये, उन्हें किस पे मिला ये मैंने क्रिस्टल का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया था आपको एक्सपेरिमेंट का। उन्होंने फिर क्लासिकल थ्योरी ने क्या कहा, क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर उनका जो आउटपुट मिला रिजल्ट का, वो ये मिला। दो चीज़ मैंने बता दी, V = 54 वोल्ट और φ = 50, ये आउटपुट मिला। अब उन्होंने सोचा चलो ब्रैग्स लॉ लगाते हैं। तो ब्रैग्स लॉ के लिए उन्होंने अपनी ज्योमेट्री बनाई, जो ज्योमेट्री दिखाई थी, और उन्होंने लगाया 2d sin θ = n लैम्डा। ये 2d sin θ = n लैम्डा, n × लैम्डा, n लिख दिया मैंने। यहाँ इन्होंने n फर्स्ट ऑर्डर ले लिया, n = 1 ले लिया, तो लैम्डा = 2d sin θ हो गया। n लैम्डा = 2d sin θ होता है। तो 2 और d क्या होता है, एटॉमिक स्पेसिंग होती है। निकल क्रिस्टल में एटॉमिक स्पेसिंग 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। तो निकल क्रिस्टल की वैल्यू रख दी यहाँ पे 0.91, और साइन थीटा की वैल्यू 65 डिग्री रख दी, जो अभी मैंने फिगर में दिखाई थी। तो 2d sin θ = लैम्डा आ गया, n की वैल्यू 1 रख के, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू 1.65 एंगस्ट्रॉम आ गई। लैम्डा, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई किससे, ब्रैग्स लॉ से, 2d sin θ = n लैम्डा से। लैम्डा की वैल्यू निकाल ली उन्होंने। ये ध्यान रखिएगा, ब्रैग्स लॉ किसके लिए था, वेव के लिए था, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन के लिए। अब उन्होंने इससे निकाल ली, और डायग्राम कौन सा लगाया, ये वाला, ये मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से। या नीचे निकल क्रिस्टल है मोटा सा चौकोर, ये पूरा चौकोर निकल क्रिस्टल है, इसके इन प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इन प्लेन से, जो प्लेन से इन्होंने बना रखे हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, इनसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये लेटिस प्लेन्स कहते हैं ना। इन दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.91 एंगस्ट्रॉम, और थीटा क्या है 45 डिग्री, यहाँ भी थीटा 45 डिग्री है। तो वही 2d sin θ = n लैम्डा रख दिया। अब उन्होंने सोचा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देख लेते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस में लैम्डा = क्या था, मैंने आपको बताया था लैम्डा = h/√2m QV। ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में। क्यू का चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q की जगह क्या हो जाएगा, E। इसीलिए इन्होंने 2m/QeV लिख दिया यहाँ पे। तो अगर इस डी ब्रोगली फार्मूले से अगर हम इसे देखें तो लैम्डा = h/, ये मैं दोबारा भी बता सकता हूँ आपको, वैसे बता चुका हूँ मैं। लैम्डा = क्या था बेटा, h/mv था। आपको ध्यान है, मैंने लास्ट लेक्चर बताया था वैसे, जिन्होंने पढ़ा है। और mv चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, qv। काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। तो चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी qv होती है। तो 12mqv², 2m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो हो जाएगा mv होल स्क्वायर। 2m से मल्टीप्लाई करने पे mv होल स्क्वायर = 2m
क्यू वी हो जाएगा। और इस एम वी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, स्क्वायर रूट के अंदर 2m क्यू वी आ जाएगी, वो यहाँ रख दो, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m क्यू वी। इस फॉर्मूले से v की वैल्यू रख दी, v की वैल्यू कितनी थी 54 वोल्ट, जिस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, ये रख दिया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया, तो उन्हें 1.66 एंगस्ट्रॉम आंसर मिल गया। तो ऊपर वाला आंसर ये जो भी निकाला था, किससे निकाला था, ब्रैग्स लॉ से, कितना निकाला था 1.65, और डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस से क्या मिलना, कितना मिल गया 1.66, तो ये तो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत अच्छा एग्रीमेंट मिल रहा है ना। तो ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के सपोर्ट में आ गया, ये एकदम एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, इसने एकदम प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। डी ब्रोगली को भी मैंने आपको बताया था कि ये मैं बता चुका हूँ, डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज़ मिला था 1929 में, इसने 1923 और 24 में अपनी हाइपोथेसिस दी थी। इसे 1929 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। और इन दोनों को डेविसन और जीपी थॉमसन को 1937 में नोबेल प्राइज़ मिला था। यहाँ जर्मन को नहीं मिला बेटा, ध्यान रखिएगा। डेविसन और जर्मन ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था, उधर जेपी थॉमसन ने अलग से किया था, तो इन दोनों को मिल गया। क्योंकि नोबेल प्राइज़, एक तो उस समय वर्ल्ड वार का सीन चल रहा था, 1937 के अराउंड क्या था, वर्ल्ड वार शुरू सी हो गई थी काफ़ी ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी सब चीज़ें, और ये कुछ गलतियाँ आई नोबेल कमेटी से ना, तो उन्होंने क्या किया, इधर जीपी थॉमसन ने भी एक के साथ मिलकर +1 एक्सपेरिमेंट किया था, और सीजे डेविसन ग्रुप हेड था ग्रुप का, और इसने भी जर्मन के साथ मिलकर किया था एक्सपेरिमेंट। तो टोटल 4 लोग हो रहे थे ये, और नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है 3 लोगों को, मैक्सिमम 3 में शेयर होता है नोबेल प्राइज़, ऐसा कुछ नियम था उस समय। तो अब ये होगा 4, तो उन्होंने कहा इनके सबऑर्डिनेट जो छोड़ देते हैं, बस ग्रुप लीडर्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो सीजे डेविसन और जीपी थॉमसन को मिला के नोबेल प्राइज़ दे दिया गया, जर्मन को नहीं दिया गया। और एक बात और थी, उस समय जो था जर्मन जो था ये पायलट था, ये बातें आपको बहुत अच्छी, जर्मन था ये आर्मी में पायलट था, तो ये भी था उस समय कि आर्मी मेंस को नहीं देंगे, क्योंकि ये विद्रोह सा चल रहा था ना आर्मी को उन दिनों, तो कुछ हो ऐसा भी हो गया था, तो इसके फेवर में चीज़ें नहीं आई थोड़ी सी मिलके जर्मन के, तो जर्मन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया। डेविसन और थॉमसन को मिल गया था 1937 में नोबेल प्राइज़, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन फिनोमेना के लिए। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, इसके बाद सेकंड यूनिट शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।